देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास iPhone 13 Pro और इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या 1,30,000 या फिर इतने महंगे फोन सच में वर्थ करते हैं इतना पैसा खर्चना या फिर नहीं। इससे पहले मैंने बहुत तरह के स्मार्टफोन यूज करे हैं, सस्ते से सस्ते भी। सबसे पहला स्मार्टफोन था मेरा Sony Xperia G1 जो कि 21,000 का मैंने लिया था। उस टाइम के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली था, पर उसके बाद थोड़ी औकात में आके मैंने Vivo का स्मार्टफोन लिया था 12-13 हजार का। फिर और भी बहुत सारे स्मार्टफोन मैंने चेंज किए हैं, Oppo, Micromax, Lava, Samsung और भी मतलब बहुत सारी ब्रांड्स यूज किए हैं। पर 4 साल हो चुके हैं मुझे और अब मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से। और इस साल मैंने महंगे वाला आईफोन लिया है, मतलब प्रो मॉडल में आ चुका हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है लेटेस्ट आईफोन हमारा 1 लाख से ऊपर ही आता है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है। तो क्या सच में इतनी अमाउंट आप दे रहे हो तो वो वर्थ करती है या फिर नहीं करती है, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। और अभी आपको सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। देखो गाइस, हम स्मार्टफोन की बात करें तो तुम्हें पता है कि 4000 से लगभग हमारे स्मार्टफोन शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हमें चाहिए क्या होता है स्मार्टफोन में, कॉल हो जाए, थोड़े बहुत हम स्मार्ट चीजें कर पाए, जैसे अपने डॉक्यूमेंट, फोटो वगैरह क्लिक करना, एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, एक अच्छी बैटरी होनी चाहिए, डिस्प्ले ठीक होनी चाहिए। और जो हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं वो आते हैं एंड्रॉइड में, और तुम्हें पता है आईफोन आता है हमारा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पर ये बिल्कुल अलग हो जाता है, इसको चलाना भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। रिसेंटली मैंने अपनी मॉम को गिफ्ट दिया है आईफोन, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है आईफोन चलाना एज कम्पेयर एंड्रॉइड, पर अभी यूज टू हो चुके हैं, काफी सिंपल लगता है। और अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, क्योंकि मैंने सस्ते स्मार्टफोन भी यूज किए हैं और इसमें आने के बाद क्या मुझे इंप्रूवमेंट लगी। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की। कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो सबसे पहले कैमरा से शुरू करते हैं। जैसे कि iPhone 13 Pro है, ट्रिपल कैमरा देके रखे हैं, 12 मेगापिक्सल के फ्रंट सेल्फी कैमरा देके रखा है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा कैमरा है। अगर मैं कोई नॉर्मल स्मार्टफोन यूज करता हूं और मुझे कहीं घूमने जाना है या फिर पार्टी में जा रहा हूं या फिर कहीं घूमने जा रहा हूं, तो फिर एक प्रॉब्लम आती है, मेरे पास DSLR है तो मैं DSLR लेना पसंद करता हूं, क्योंकि DSLR से फोटो ज्यादा अच्छे आते हैं। जब से मैंने आईफोन लिया है, अगर नॉर्मल छोटी मोटी पार्टी में जाना है या फिर घूमने जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। DSLR में घर में रख देता हूँ, आईफोन ही बहुत अच्छे फोटो क्लिक करके दे देता है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है आईफोन की, क्योंकि आईफोन का कैमरा तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मैंने सैमसंग के फोन भी यूज किए, जैसे ये Samsung Note 9 मेरे पास अभी तक भी पड़ा हुआ है और इसका कैमरा अभी भी काफी अच्छा है। तो मेरी नजर में जो अच्छे कैमरे वाले ब्रांड्स हैं उनको मैं एक तो एप्पल को मानता हूँ, दूसरा सैमसंग को मानता हूँ, और उसके नीचे भी आते हैं जैसे OnePlus हो गया, गूगल पिक्सल भी है एक, वो भी टॉप लाइनअप में आता है, पर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मुझे लगता नहीं है। इसके अलावा Oppo, Vivo की बात करें तो जिनको सेल्फी का ज्यादा शौक रहता है तो उनके लिए तो वो अच्छे हैं। बाकी उसके अलावा उनके कैमरे मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे Oppo Reno 5 Pro, ये मैंने रिसेंटली अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया है, पर इसका कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फ्रंट अच्छा गोरा चिट्टा दिखा देता है, सेल्फी वगैरह अपलोड करनी है तो मस्त है, पर इसका जो मेन कैमरा है ना वो मुझे उतना ज्यादा इंप्रेसिंग नहीं लगा। इससे अच्छा तो ये Samsung का Note 9 है, इसका मुझे मेन कैमरा अच्छा लगता है, पर फ्रंट कैमरा Oppo का ही अच्छा है। और सेम ही हमारा Vivo भी इसी वैरायटी में आता है, पर 35,000 का स्मार्टफोन है हमारा Oppo Reno 5 Pro, तो उस हिसाब से मुझे मतलब थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रही थी ये बात कैमरा को लेके। और ये आईफोन अगर मैंने 1 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा है, तो इसका जो कैमरा है ना वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है हर बार। सम टाइम थोड़ा बहुत होता है कि जैसे जूम ज्यादा चाहिए होता है, तो उस मामले में तो तुम्हें पता है सैमसंग अच्छा रहता है, तो वो थोड़ी सी कमी रहती है इसमें, पर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और गाइस मैं बता रहा था, रुको 1 मिनट, निखिल भाई तुम भी खा लो यार। अरे तुम्हें भी खिला देता है, पर तुम अभी पास में नहीं हो ना, आना कभी स्टूडियो में, तुम्हें अपने हाथों से संतरा खिलाऊंगा। और अभी बात करें हमारे इस आईफोन की, जैसे कि मैं कैमरा की बात कर चुका हूँ, कैमरा मतलब DSLR का काफी हद तक काम कर देता है मेरा। ये वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर DSLR नहीं भी है मेरे पास और मुझे वीडियो शूट करनी है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, ब्लॉग बनाना है, बेस्ट स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट लेवल। अभी तो इसमें सिनेमैटिक मोड देके रखा है, बहुत अच्छी रील्स बन जाती है, मजा आता है मतलब। और यहाँ तक आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस अपने आईफोन के साथ में शूट किए, क्योंकि DSLR में उतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन नहीं आती है, गिम्बल वगैरह यूज करना पड़ता है, हैवी हो जाता है, तो फोन ओपी है। और हाँ, इसके अलावा इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करना, उसके बाद भी हमें मतलब ठीक डिस्प्ले मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 35,000 से लेकर 40 से 60,000 के बीच में जो स्मार्टफोन आते हैं, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूं, वो भी हमें इस तरह की डिस्प्ले प्रोवाइड करवा देते हैं। उनमें एज वगैरह भी होता है, थोड़ी ज्यादा अच्छी भी लगती है। तो आईफोन की डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। और बाकी ब्राइटनेस नीड्स वगैरह काफी अच्छे हैं, सनलाइट में मैं प्रॉपर तरीके से यूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूँ डेटा ट्रांसफर करने में। अगर मेरे पास एप्पल का इकोसिस्टम है, जैसे मेरे पास मैक पड़ा हुआ है, मैक और आईफोन और एक और आईफोन, और मेरे फैमिली मेंबर के पास भी अगर आईफोन है तो बहुत ईजी हो जाता है। फोटो क्लिक किए हो और सेंड करने हो तो एयर ड्रॉप करो, बहुत इजीली काम हो जाता है, सेकंडों में काम हो जाता है, केबल्स वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा एक और बात बता दूं, इसका इकोसिस्टम इतना अच्छा है, जैसे आप अपने आईफोन में कुछ कॉपी करो और डायरेक्ट अपने लैपटॉप में पेस्ट कर दो, बहुत इजी रहता है और लाइफ को बहुत इजी बना देता है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है आईफोन के ऊपर आप 1 लाख रुपए खर्च रहे हो, उसके बाद अगर आप मैकबुक ले रहे हो तो तुम्हें पता है मैकबुक महंगी आती है। जैसे ये मैकबुक प्रो लिया 2,07,000 इसका खर्चा
हो गए, या आप बेसिक भी ले रहे हो तो 70,000 तो आपको कम से कम खर्चना पड़ेंगे। तो पहले फोन के ऊपर खर्चो, फिर मैक के ऊपर खर्चो, फिर एप्पल वॉच में इकोसिस्टम तो काफी अच्छा है एंड्रॉइड के मुकाबले, पर थोड़ा महंगा, थोड़ा नहीं काफी महंगा हो जाता है। इसके अलावा ये जो आईफोन है मैंने कॉलेज टाइम में भी यूज किया है, मतलब जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मैंने आईफोन ले लिया था, तो कॉलेज के काम भी मेरे सारे हो जाते थे आईफोन के साथ में। अभी मेरे पास ऑफिस है, स्टाफ है, तो भी ये आईफोन मेरे पूरे काम करके दे देता है। पर जैसे कि सैमसंग का फोन है, सैमसंग का S22 अल्ट्रा है, उसमें S पेन देके रखा है, तो जैसे मेरे पास ये नोट 9 है, इसमें S पेन देके रखा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एप्पल इस तरह की चीजें देता नहीं है, पर फिर भी एप्पल के पास कुछ अपनी चीजें हैं जो कि एंड्रॉइड वालों के पास नहीं है। और एप्पल अपने कस्टमर को आफ्टर परचेज भी सर्विस देता रहता है। जैसे कोविड आया था, मास्क लगाना पड़ रहा था, तो फेस आईडी देके रखी है, तो दिक्कत आती थी, फोन अनलॉक नहीं हो पाता था। पर अभी रिसेंटली iOS 15.4 की अपडेट आई है, तो फेस मास्क के साथ में भी हम अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। और भी मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो एप्पल अपने यूजर को जल्दी से सोल्यूशन दे देता है। 5, 6, 6 साल 7 साल तक भी एप्पल अपनी अपडेट्स देता रहता है, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। और एंड्रॉइड की बात करें तो ये प्रॉब्लम आती है, ज्यादा टाइम तक अपने यूजर को वो क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं दे पाते चाइनीज ब्रांड तो मोस्टली, क्योंकि ये नए नए मॉडल निकालते रहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा इनका फोकस रहता है। इस मामले में मुझे एप्पल की ये बात भी काफी अच्छी लगती है। और बाकी आईफोन की रीसेल वैल्यू काफी अच्छी है। आप नेक्स्ट ईयर अपना आईफोन अपग्रेड करना चाहते हो, जैसा कि मैं करता हूं, तो मैं कर लेता हूं, क्योंकि पुरानी की मुझे वैल्यू मिल जाती है। ये अच्छी बात लगती है, लैग नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका काफी अच्छा है, तो ये सारे मुझे बेनिफिट लगते हैं एक आईफोन में एज ए यूजर। और यहाँ पर बात करें प्राइस की, तो इंडिया में अब देखा जाए तो काफी कम प्राइस में हमें आईफोन देखने को मिलते हैं। जैसे सेल आती है, प्राइस डाउन होता है ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में, तो मैं अपडेट देते रहता हूँ कि प्राइस ड्रॉप हुआ है, आप जाके खरीद लो, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और बाकी लोगों के तरीके होते हैं कम प्राइस में लेने का, कोई जीएसटी क्लेम करता है, कोई फॉरेन से मंगवा लेता है, कोई खुद जाके ले लेता है, तो भी आईफोन काफी सस्ता पड़ता है। पर एक बात मुझे सबसे बुरी लगती है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो तुम्हें पता है बहुत ज्यादा कम प्राइस में आईफोन मिल जाता है। जैसे यूजर ने आईफोन 12 दिया, तो नेक्स्ट ईयर वो अपने आईफोन 12 को ही एप्पल को दे देगा और आईफोन 13 ले लेगा, और बदले में सिर्फ $100-200 देना पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो एप्पल उस आईफोन 12 को फिर से रिफर्बिश या उसको फिर से रीन्यू बना के बेच देता है। पर इंडिया में अभी तक ये वाला सिस्टम आया नहीं है। ये वाला सिस्टम आ जाता है तो मे बी सभी के पास आईफोन होगा। तो फिर अभी लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जैसे कि आईफोन 13 प्रो है, 1,30,000 का है, तो अगर इसको मैं एमआरपी पे ले रहा हूं तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है मेरे लिए। जैसे कि मैंने इसे दुबई से मंगवाया था, तो ये जापानीज मॉडल है, मुझे कम पड़ा। बाकी आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, दुबई वाली। बाकी डिपेंड करता है, जैसे मैं थोड़ा हिमाचल में रहता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है अरेंज करना। जो शहरों में रहते हैं उन्हें तो बहुत ईजी हो जाता है, और इससे कम प्राइस में ले लेते हैं वो जापानीज मॉडल वगैरह, ये दुबई वाला वेरिएंट। तो यहाँ पर देखा जाए तो आईफोन में मुझे अच्छा नेटवर्क मिलता है। आप किसी भी कंट्री में जाओ तुम्हें नेटवर्क मिलेगा, वाईफाई के हर तरह के बैंड मिल जाते हैं, अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती है, कैमरा इसका काफी अच्छा है, डिस्प्ले अच्छी है, ओवरऑल आपको पूरा पैकेज मिलता है। बस थोड़ी सी दिक्कत आती है, तुम एंड्रॉइड स्मार्टफोन में क्रैक्ड ऐप वगैरह यूज कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर मेरी राय तो ये कि वैसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि डेवलपर बहुत मेहनत करके ऐप्स बनाते हैं, तो उनका पैसा नहीं खाना चाहिए। एक तरह से वो भी चोरी होती है, तुम किसी का पैसा खा रहे हो क्रैक्ड ऐप यूज करके। मैंने भी की है, मैंने चोरी की है मैंने भी की है जब मैं एंड्रॉइड यूज करता था, पर अब जब से आईफोन लिया है ना, मैं नहीं करता ये सब। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा, आईफोन वैल्यू फॉर मनी है। अगर तुम इतना पैसा खर्च हो तो ये आपको भर भर के वैल्यू भी प्रोवाइड करवाता है। पर अगर आपके लिए इतनी नीड नहीं है तो आपको एंड्रॉइड की तरफ ही जाना चाहिए। मतलब आपको ये देखना चाहिए कि आपकी नीड कितनी है। अगर आपको कॉल ही करनी है तो आप कोई भी सिंपल स्मार्टफोन ले सकते हो। अगर आपको कैमरा की जरूरत है तो अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन ले सकते हो। सैमसंग भी अच्छा कैमरा ऑप्शन दे देता है। अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करने तो आपको एप्पल की तरफ ही आना पड़ेगा। तो ये सब आपने अपने अकॉर्डिंग देखना होता है। मेरे लिए ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अब मैं अगर एंड्रॉइड की तरफ आना चाहूं तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। पर यहाँ पर सैमसंग के जैसे S22 अल्ट्रा है तो यूनिक फीचर देके रखे हैं, S पेन वगैरह, डिस्प्ले काफी जबरदस्त है, वो चीजें मुझे अच्छी लगती है। जूम बहुत ज्यादा देके रखा है। और अगर आपने S22 अल्ट्रा परचेज करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से बाय कर लेना। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं तो आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।